Hello 10th class. Today we are going to start a new chapter, that is your periodic classification of elements. ओके, तो आज हम बच्चों एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और छोटा लेसन है और बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन रहेगा ये। यहाँ से 3 नंबर का 2 नंबर का बनता है, हरियाणा बोर्ड में भी और सीबीएसई में भी। ठीक है, तो इसमें कुछ बातें हैं, वो बातें आपको सुननी है। ठीक है ना, एक स्टोरी के टाइप में ही इस लेसन को हम पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं 9th क्लास में हम लोगों ने एलिमेंट, है ना, जिसको तत्व, कंपाउंड, ये हम लोगों ने पढ़े थे। तो एलिमेंट वो होते हैं जो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बने होते हैं, विच आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। उनको हमने क्या नाम दिया था? एलिमेंट दिया था। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। शायद आपने कुछ ये याद भी किए होंगे। तो अब तक आपकी जो बुक है, जैसे कि एन सांद है या एनसीईआरटी है, इनके अंदर जो एलिमेंट दिखाए गए हैं वो 115 दिखाए गए हैं। बट अब ये 118 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, है ना। मतलब टाइम टू टाइम इनकी डिस्कवरी होती रहती है और वो ऐड होते रहते हैं। तो भाई, सभी एलिमेंट के बारे में बताना बड़ा मुश्किल है कि आपने पूछा कि 8th नंबर पे जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी बताइएगा, या 12 पे है, या 100 नंबर पे जो है उसकी प्रॉपर्टी बताइएगा। तो बच्चों, हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी यूँ बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने फिर क्या किया, इनके ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए। मतलब जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी उनका एक ग्रुप बना दिया, दूसरे का दूसरा ग्रुप बना दिया, ऐसे ग्रुप्स बनाने स्टार्ट कर दिए। और ये ग्रुप बनने की कहानी बहुत पहले से बनती आई है। ठीक है ना, जब जाके ये ग्रुप बन के आए, है ना, फिर इन ग्रुप्स को टेबल्स में रखा गया और फिर चल के आपकी टेबल बन के आई थी, जिसको हम आगे चल के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानेंगे। तो वो क्या, कौन कौन से अटेम्प्ट लिए गए, कौन कौन सी कोशिशें थी जिनको ग्रुप्स में बनाने के लिए ये काम हुआ। तो सबसे पहले जो जर्मन केमिस्ट था, जिनका नाम था जॉन डोबिनायर, वो आए। ठीक है ना। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। और ये जो बुक रेफर की गई है, एसांद और एनसीईआरटी यूज की गई है, और बाइलिंगुअल यहाँ पे काम चलेगा, ताकि हिंदी और हिंदी मीडियम इंग्लिश दोनों एक साथ चल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैं आपसे बता रहा था, अब तक 115 एलिमेंट दिखाए गए हैं, है ना। पर मैंने बताया अभी ये अपडेट हो चुके हैं। ठीक है ना। तो इनको ऑल द एलिमेंट हैविंग डिवाइडेड इनटू फ्यू ग्रुप्स इन सच ए वे डेट एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। अभी मैंने बताया कि इन सभी को एक साथ पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इनके ग्रुप बना दिए जाने चाहिए, जिनसे कि इनकी स्टडी ईजियर हो जाए। तो वो कौन कौन से अटेम्प्ट थे जो लिए गए? तो देखिए, इसको आप यूँ समझो कि ग्रुप क्यों बनाए जाने चाहिए। आप वैसे तो समझ गए हो, पर और इसको आसानी से समझ लेते हैं। जब हम किसी शॉप पे जाते हैं, तो शॉप पे मान लो गए, तो वहाँ पे जाके हमें कोई एक सोप चाहिए नहाने के लिए। तो आपने वहाँ पे कोई भी एक सोप का नाम बोल दिया, जैसे डिटोल सोप बोल दिया या लक्स बोल दिया। तो आपने देखा उसने एक कॉलम बना रखे हैं, है ना, अलग अलग कॉलम बना रखे हैं। और उन कॉलम्स में किसी में नहाने के सोप हैं, तो किसी में कपड़े धोने के हैं, किसी में दूसरी चीज़ रखी गई है। हर चीज़ को अलग अलग रखा गया है, ताकि जैसे कोई चीज़ आगे से डिमांड में आएगी, वो वहाँ जाएगा और वहाँ से वो निकाल लेगा, है ना। इससे उसको आसानी हो जाती है, टाइम बच जाता है इससे। या कई बार आपने मेट्रो स्टेशन पे देखे होंगे, जो आपकी करेंसी होते हैं, 10 रुपीज़ नोट्स, जो 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ की जो नोट होते हैं, उनको अलग अलग रखा जाता है ताकि जल्दी से पैसे निकाले जा सके। तो सेम टू सेम यही कहानी थी। अब हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हो गए। अब इन एलिमेंट में से हमें कोई एलिमेंट चाहिए, तो हमें भी ऐसा करना पड़ेगा ना, जिसमें हम इनको एक पैटर्न में रख दें, जिससे कि उन उसकी स्टडी भी आसान हो जाए और उनको पढ़ा भी आसानी से जा सके। तो फिर आगे चल के हम एक टेबल बनाएंगे, जो कि मैंने अभी आपसे बताई थी, जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इस टेबल को बनने में काफ़ी साल लग गए बच्चों, काफ़ी लंबी जर्नी थी इसकी। तो पहले तो ग्रुप बनाए जाएंगे, है ना, छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाएंगे, और फिर आगे चल के बड़े ग्रुप बन जाएंगे। तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट किया गया था वो आप देख रहे हो, डोबेनायर ने किया था। किसने किया था बच्चों? डोबेनायर।
और ये है तुम्हारे डोबिनायर। इनका पूरा नाम है जॉन डोबिनायर। ये जर्मन के रहने वाले थे, केमिस्ट थे, और इन्होंने ही सबसे पहला ला दिया था जो बहुत ही बार पूछा जाएगा, लॉ ऑफ ट्राइड्स। क्या है? त्रियक का सिद्धांत। हिंदी में याद रखना भाई, लिख लेना बच्चों यदि दिक्कत है तो। त्रियक का सिद्धांत, लॉ ऑफ ट्राइड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो मैं एक मिनट, चलिए। तो देखिए, इन द ईयर 1829, है ना, ए जर्मन केमिस्ट डोबिनायर ऑब्जर्व दैट certain elements had similar property and he could put them together in a group of 3 element each। देखिए क्या कहता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इसने क्या किया, एलिमेंट्स ले लिए और एलिमेंट्स लेके उनके ग्रुप बनाने लगा, ठीक है ना। और जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको एक ग्रुप में रख दिया, वो तो होने ही थे, ग्रुप में तो रखने ही थे। जिनकी प्रॉपर्टी अलग थी उनको दूसरा ग्रुप बना दिया। इसने ऐसे ग्रुप बना दिए। और कई बार पूछते हैं कितने ग्रुप बनाए, तो इसने 3 ग्रुप बनाए। कितने ग्रुप बनाए? 3। पहले ग्रुप का नाम था एल्कली मेटल ग्रुप। क्या नाम था? एल्कली मेटल ग्रुप। और हर ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट थे बच्चों? 3 ही एलिमेंट रखे। 3 ही ग्रुप थे और ईच ग्रुप कंटेन 3 एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो पहले ग्रुप का नाम था एल्कली मेटल, ठीक है ना, जिसमें जाके हम पढ़ेंगे लिथियम, सोडियम और पोटासियम रखा गया, ठीक है। दूसरे की बात करें तो दूसरे का नाम था एल्कलाइन अर्थ मेटल। दूसरे का नाम था अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके अंदर भी कितने एलिमेंट रखे? 3 रखे। कौन कौन से थे? कैल्शियम था, स्ट्रोंटियम था और बेरियम था। और लास्ट था भाई जो तीसरा जो था, उसका नाम था हेलोजन ग्रुप। इसमें इसने भी 3 ही एलिमेंट रखे और वो थे आपके क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये 3 ग्रुप बनाए, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम को अलग क्यों रखा, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम को क्यों अलग रखा? क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की इसने देखा कि जब इनको एक बढ़ते हुए एटॉमिक मास में रखते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी हो जाती है। जैसे कि इसने लिथियम रखा। अब लिथियम का अभी आप इसको यहाँ से देखो, मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। तो अभी तक तो देखो, अभी तो चलो ये आगे चल के पढ़े लेंगे। तो अब तक आपने देखा कि डेवेनाइड ने क्या किया, जर्मन केमिस्ट था ये। इसने क्या किया, इसने ग्रुप बनाए। सबसे पहली बात तो ये समझो, इसने ग्रुप बनाए। आगे चल के इस ग्रुप का क्या नाम दिया इसने? ट्राइड्स दिए। और हर ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट रखे? 3 एलिमेंट रखे। अब मेरी बात समझना बच्चों, देखो ये, तो पहला ग्रुप का नाम क्या था? एल्कली मेटल ग्रुप। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये था वो ग्रुप जिसमें मैंने आपसे नाम बताई दी, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, है ना। तो देखो लिथियम का मास कितना है? 7। फिर उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में रखा सोडियम। आप बोलोगे सर बीच में कुछ क्यों नहीं आया? क्योंकि वो यूं नहीं आया कि उनकी प्रॉपर्टी लिथियम के साथ मेल ही नहीं खा रही थी, मैच ही नहीं कर रही थी। सोडियम की आ गई तो इसने सोडियम रख दिया। फिर सोडियम के बाद देखिए पोटासियम, जो कि कितने पे? 39 पे। तो क्या इसने एटॉमिक मास बढ़ते इंक्रीजिंग ऑर्डर पे नहीं रखा? रखा। और एक ग्रुप में रख दिया। तो ये पहला ट्राइड है और इस ट्राइड का नाम है एल्कली मेटल, ठीक है ना। चलिए, दूसरा कौन सा था? एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्योंकि ये धरती से निकाले जाते हैं तो इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। एल्कलाइन का मतलब होता है जो बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। बेसिक मतलब जो बेस, आप पढ़ चुके हैं एसिड बेस, तो बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है ना। बस एल्कलाइन और एल्कली में फर्क ये है, एल्कलाइन के अंदर जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। हम बेसिक वैलेंसी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2, ठीक है ना। वो एल्कलाइन होते हैं। तो इसमें देखिए ये है दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें कौन कौन से एलिमेंट थे? कैल्शियम था, स्ट्रोंटियम था और बेरियम था। क्या यहाँ पे भी कोई प्रॉपर्टी शो हो रही है? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा गया है, बिल्कुल। बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के ऊपर रखा गया है, 40, है ना, यानी 40, 88, 137। आप देखना चाहते हो तो ये कैल्शियम है, ये स्ट्रोंटियम है और ये बेरियम है, ठीक है ना। और फिर लास्ट था हेलोजन ग्रुप, है ना, क्योंकि 3 ग्रुप बनाए थे। तो हेलोजन में कौन कौन से थे? क्लोरीन थे, ब्रोमीन था और क्या था? आयोडीन था। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए, जो अरेंज किया गया है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में किया गया था। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ, चलिए वापिस चलते हैं। देखिए, एक बात इसने और की, वो ये, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में तो रख लिया इसने, एक काम और किया। उसने कहा कि जो बीच का जो एलिमेंट होगा, कोई से ट्राइड्स में देख लेना, उसका जो मास है वो कैसे निकाला जाएगा? उसने कहा कि पहले वाले के और थर्ड वाले के मास को जोड़ दो, मान लो 39 प्लस में 7, और उसको 2 से डिवाइड कर दो, वो लगभग किसका मास आ जाएगा?
बीच वाले का, मतलब कि एवरेज मास आ जाएगा किसका, सोडियम का। तो देखिए 7 प्लस में 39 डिवाइड बाई 2 46, एंड 46 जब डिवाइड होगा 2 से तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, है ना। तो चलिए अब ये ला क्या था मैं आपको अंडरलाइन में करके बता देता हूँ, अब समझना यदि आपको समझ में आए तो, ठीक है ना। देखिए, when elements are arranged in the order of increasing atomic mass, not a number, ध्यान रखना mass, ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स नोन एज, जिसको हम ट्राइड्स बोलते हैं, बन गए, और उन सभी की हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, नेक्स्ट, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल, देखो बीच वाली बात आ गई है, मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्रायड बीइंग इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर टू। इसका मतलब ये हुआ, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है कि पहले वाले और तीसरे वाले को जोड़ना है और उसको कितने से डिवाइड कर देना है, 2 से, तो वो किसके मास के केवल आ जाएगा, मिडल वाले एलिमेंट के आ जाएगा। आ गया होगा समझ में, उम्मीद है आपको। चलिए, तो किसी में भी देख लीजिए, तो ये थे बच्चों डबनायर ट्राइड्स, समझ में आया। तो पहला ट्राइड था एल्कली मेटल ग्रुप्स, ठीक है ना। चलिए, तो ये था वो पहला, जिसमें आपने लिथियम रखा है, सोडियम रखा हुआ है और पोटेशियम रखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं इनकी, अब देखिए अब ये प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी, जब मैंने बताया कि इनको एक ग्रुप में रखा गया है और उनको ट्राइड कहा गया है, तो वो प्रॉपर्टी क्या 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 थी। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी, ये सभी पानी के साथ रिएक्ट कर रही थी और सभी क्या बना रही थी बच्चों, एल्कलीज बना रही थी, मतलब कि बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रही थी, और साथ में कौन सी गैस दे रही थी, हाइड्रोजन गैस। और क्योंकि इनकी वैलेंसी कितनी है सभी की, 1, क्योंकि सोडियम जैसे होता है 11 पे, तो 281, पोटासियम की भी यही बनेगी, लिथियम की भी यही बनेगी, सभी की वैलेंसी कितनी है, 1, जिसको मोनावैलेंट बोलते हैं, और इन सभी की वैलेंसी कितनी थी, 1। और ये तीनों की तीनों मेटल हैं, लगभग इनके पीछे जो यम लगता है वो मेटल से ही प्रोनाउंस होती हैं, तो ये तीनों की तीनों क्या थी, मेटल। तो पहला था वो पॉइंट उधर चला गया, उसमें लिखा हुआ है ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स, ये सभी क्या थी, धातुएं थी, सभी की सभी पानी के साथ रिएक्ट कर रही थी और हाइड्रोजन गैस और एल्कलीज बना रही थी। इन सभी की जो वैलेंसी है, संयोजकता, वो कितनी थी, 1 थी। ठीक है बच्चों, ये हो गया होगा समझ में, मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह आया होगा। अब दूसरे आइए, दूसरे की अब ये भी तो सेकंड ट्राइड था, अब इसकी क्या प्रॉपर्टी थी, ये भी एलिमेंट सारी मेटल्स थी, दे ऑक्साइड्स ऑफ ऑल देम आर एल्कलाइन इन नेचर। ऑक्साइड्स का मतलब है कि जब इनके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही थी तो ऑक्साइड बनाएंगी, मैंने बताया हुआ 9th में कई बार कि जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, स्टोन्टियम भी बनाएगा, बेरियम बनाएगा। तो ये ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल, पहली ये, और दूसरा जो ऑक्साइड बन रहे थे वो किस नेचर के थे, एल्कलाइन के थे, मतलब बेसिक इन नेचर थे, और इन सभी की वैलेंसी कितनी है बच्चों, 2 है। और ये मास का तो मैंने आपसे बताया था, ये इसका लगभग एवरेज मास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हेलोजन, देखो हेलो और जन ये 2 वर्ड से मिलके बना है, हेलो है ना, हेलो का मतलब साल्ट और जन का मतलब प्रोड्यूसर, मतलब कि ये साल्ट बनाने वाले होते हैं। तो ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है ना, ये साल्ट बनाते हैं, ये अलग होते हैं सबसे, ठीक है ना। ऑल दीज, अब ये सारी की सारी नॉन मेटल हैं, ठीक है ना। क्लोरीन की बात करें, ब्रोमीन की बात करें, आयोडीन की बात करें, आप देखना आगे चल के जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किसके अंदर, नॉन मेटल के अंदर। ये सभी के सभी नॉन मेटल हैं और ये सभी की सभी पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाती हैं, ये पॉइंट नोट करना भाई, ऑल दीज फॉर्म एसिड, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो पहले तो ऑल दीज एलिमेंट्स आर नॉन मेटल, दूसरा ऑल दीज एलिमेंट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड, एंड थर्ड ऑल दीज एलिमेंट हैव वैलेंसी 1, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मोना वैलेंट बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा क्लोरीन है और ये तुम्हारा ब्रोमीन है और ये आपका आयोडीन है, ठीक है ना, दिखाने के लिए पिक्चर में दिखाया गया है। अब बच्चों क्योंकि मैंने बताया था ये कह के ये इतना तो नहीं है कि बात बन गई और बस सक्सेस हो गया, क्योंकि इसकी भी कुछ कमियां थी। कमियां ये थी, क्या टीनी ग्रुप बनेंगे, आप जानते हैं 118 एलिमेंट्स लगभग आज के टाइम प्रेजेंट में हैं और इसने केवल 9 ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया है, बाकी के ट्राइड्स इसने बनाए ही नहीं, उसने इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं किया, तो इसलिए ये इसकी यहाँ से क्या हो गई, लिमिटेशंस। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डेबनायर क्लासिफिकेशन। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन 10th क्लास में,
सीबीएसई का और हरियाणा बोर्ड का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है बच्चों, आप देख सकते हो। द लिमिटेशंस ऑफ डबेनायर क्लासिफिकेशन वाज दैट इट फेल्ड टू अरेंज ऑल द then known element in the form of triads of element having similar chemical property. Davenar could identify only three triads form of element known at that time, so his classification of element was not much सक्सेसफुल, इसलिए वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ भाई, होना भी नहीं था क्योंकि इसने केवल इसके ऊपर ही काम किया था। अब भाई इसके बाद जब तुम्हारा डोमिनर चला गया तो फिर आया आपका कौन, न्यूलैंड, ठीक है ना। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसका देखो लॉ ऑफ ट्राइड्स था, इसने अपना नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये कई बार पूछा जाता है, अष्टक का सिद्धांत। न्यूलैंड के लॉ का दूसरा नाम क्या है, अष्टक का सिद्धांत, लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्यों है, बड़ी आसानी से समझ जाओगे। आप इस टेबल को देख लो, देखिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स रखे गए हैं, तो हाइड्रोजन है, लिथियम ऐसे दिखाए गए हैं, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और फिर यहाँ से एट्थ वापस आ जाएगा ना। तो इसने क्या किया कि जब हम एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे रखेंगे, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पे रखेंगे, हाइड्रोजन का मास बहुत कम होता है, उससे ज़्यादा लिथियम का होता है, उससे ज़्यादा फिर इसका, फिर देन इनके सभी का, ऐसे चलते रहते हैं। तो इसने कहा कि तो पहली बात तो हमको सबसे पहले एलिमेंट सबसे पहले किस में रखने पड़ेंगे, उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अंदर। तो उसने कहा यदि जब तुम ऐसे पहले पे रख दोगे, दूसरे पे रख दोगे, तीसरे पे रख दोगे और ऐसे छठे पे रख दोगे, ऐसे सातवें पे रख दोगे, तो जो आठवां एलिमेंट आएगा दैट इज फ्लोरीन, उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से मेल खा जाएगी। पहले वाले पे कौन है, हाइड्रोजन। जैसे लिथियम है तो लिथियम से जैसे चलोगे तो 8वें नंबर पे कौन आएगा, आप देख सकते हो सोडियम आएगा, है ना। फिर सोडियम से चलोगे तो 8वें नंबर पे कौन आएगा, पोटाशियम आएगा। तो अब आप देख लो कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम को एक साथ क्यों रखा गया, क्योंकि ये 8वें नंबर पे रिपीट हो रहे थे। लिथियम के बाद 8वें नंबर पे कौन रिपीट हो रहा था, सोडियम रिपीट हो रहा था। सोडियम के 8वें नंबर पे बाद कौन रिपीट हो रहा था, 8वां जो था वो था पोटाशियम। तो उसने कहा कि जब एलिमेंट्स को हम उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे रख देंगे तो 8वें नंबर पे जो एलिमेंट आएगा वो पहले एलिमेंट से बिल्कुल मेल जुलता खाएगा, मतलब उसकी प्रॉपर्टी, 8वें नंबर वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी और पहले एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। अब ये देखिए पढ़ते हैं, चलिए। तो भाई एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो जो जॉन न्यूलैंड था ये साइंटिस्ट था, वो केमिस्ट था। द साइंटिस्ट हु गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये थे आपके जॉन न्यूलैंड, ठीक है ना। अब ये क्या कहते हैं, अब इसने अपनी बात कही, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक masses, the property of the eight element starting from the given element, मैंने बोला ये आर ए रिपीटिशंस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। आई बात समझ में, ये मैंने आपसे बताया ना, इसलिए इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा जाता है। ऑक्टेव मतलब 8 से बना हुआ है। अब दूसरा, अब देखिए एक बात और देखिए, जिस तरह से आपने म्यूजिक्स के अंदर सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा, देखो मैं पहले नंबर पे बोल रहा हूँ सा, तो फिर उसके बाद रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा फिर से आया, पर ये कौन से नंबर पे आया, 8वें नंबर पे। तो देखो ये मिल गया, म्यूजिक्स के साथ इसने ज्वाइंट किया। दिस रिपीटिशन इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज जस्ट लाइक द रिपीटिशन ऑफ 8 नोट इन एन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक्स, सो इट इज नोन एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसलिए इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहते हैं। क्योंकि आपने देखा म्यूजिक्स के अंदर भी तो ऐसा ही होता है ना। तो ये था भाई, आपको समझ में आया। देखो अब ये मैंने बातें आपसे बता दी हैं सारी की सारी, कि यदि सोडियम को लेते हैं तो 8 एलिमेंट कौन आएगा, पोटासियम आएगा। ऑल 3 एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटासियम है, उससे सिमिलर कम, अभी अभी मैंने आपसे बता दी हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। ये चीज़ें मैं आपसे बता चुका हूँ। अब क्योंकि कमी तो इसकी भी रहेगी, तो अब आपने देख लिया ना कि डोबेनायर की बात करें या न्यूलैंड की बात करें, इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी मास से एसोसिएट की, ये बात है ना, उसने मास के ऊपर काम कर रहे हैं। जबकि एक चीज़ और होती है, एटॉमिक नंबर भी होता है। सबसे बड़ी कमी यही थी कि इन्होंने मास के साथ काम किया, नंबर पे ये काम करते तो ये सक्सेस हो सकते थे। एटॉमिक नंबर पे काम करने वाली जो टेबल थी वो थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब तक हम सब मास के ऊपर काम कर रहे हैं, आगे चलने पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब की फॉर्मेशन होगी तो आप देखेंगे वहाँ पे एटॉमिक नंबर काम करेगा। तो चलिए, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो, पर चलो फिर भी देखो इन्होंने इतना बड़ा काम किया, ये भी बहुत सराहनीय है कि इनका नाम भी बुकों में आ रहा है। तो देखिए लॉ ऑफ जो न्यूलैंड था, अब कमी इसकी भी थी, इसने ना कुछ बातें बहुत बड़ी बड़ी फेंक दी। जैसे कि इसने ये कहा कि नेचर के अंदर न्यूलैंड्स ने अज्यूम किया कि बस केवल 56 एलिमेंट है,
इससे ज़्यादा एलिमेंट ना है ना ही खोजे जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, लेटर बहुत सारे एलिमेंट खोज दिए गए। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी देख तो ये रही। दूसरा, इसकी टेबल में आप देखिए कैल्शियम तक ही ये ला चलता है, ला ऑफ ऑक्टेव चलेगा, मतलब फिर वहाँ पे सारे गामा फुस हो जाएंगे, फिर वो नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद कैल्शियम के बाद हैवी एलिमेंट चल पड़ते हैं। लाइट एलिमेंट के लिए चलता था ये ला, हल्के एलिमेंट के लिए, हल्के तत्वों के लिए ये लागू होता था, भारी तत्वों के लिए लागू नहीं था। एक तो ये कमी था। तो देखो ये मैंने बोल दिया है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अप टू कैल्शियम, और ये लाइटर एलिमेंट के लिए था। दूसरा 56 एलिमेंट होंगे, ज़्यादा नहीं खोजे जाएंगे। और भाई इसकी सबसे बड़ी कमी, इसने क्या किया, एक ही स्लॉट में दो दो एलिमेंट को रख दिया। जैसे कि देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, देखिए आपने देखा होगा, सॉरी बच्चों, एक मिनट में दिखाता हूँ। एक मिनट, ये देखिए इसने एक ही स्लॉट में दो दो एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया, कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया। और पता है रखा भी किसके पास, फ्लोरीन और क्लोरीन के पास। अरे भाई क्लोरीन है ना, तो एक हेलोजन ग्रुप है, और कोबाल्ट और निकल ये हेलोजन है ही नहीं, तो इनका तो इनसे कोई मेल ही नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया एक स्लॉट में, और पास से सबसे बड़ी बात किसके पास रख दिया, फ्लोरीन और क्लोरीन के पास रख दिया, जो कि बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी है इन सभी की इनके साथ। दूसरा, कोबाल्ट और निकल का भाई कौन था, आयरन था, है ना। और जबकि कोबाल्ट निकल और आयरन को एक साथ रखना चाहिए था, पर इसने क्या किया, आयरन को बहुत ही दूर रख दिया, किससे, कोबाल्ट और निकल से। तो भाई ये इसकी कमियां थी। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ, ये बातें मैंने आपसे बताई हैं। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इन इस टेबल, न्यूलैंड पुट इवन टू एलिमेंट्स टुगेदर इन वन स्लॉट एंड द टू इन द कॉलम अनलाइक एलिमेंट हैविंग वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये मैंने आपसे बताया, जैसे कोबाल्ट निकल थे एक साथ रख दिए स्लॉट में, है ना, और वो फ्लोरीन क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ रख दी, जिनकी प्रॉपर्टी उसे बिल्कुल क्या थी, डिफरेंट थी। यही बताया ना मैंने। फिर आयरन एलिमेंट था, वो कोबाल्ट और निकल से मिलता था, जबकि उसको उससे बहुत ही क्या रख दिया गया, दूर रख दिया गया। ठीक है ना। तो बिफोर वी एंड दिस डिस्कशन, तो भाई ये थी दो लॉ, और ये दो लॉ आपको याद करने हैं। मैं आपको आपके ग्रुप के अंदर ये इसके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ डाल दूंगा। वहाँ आप चाहो तो वहाँ से याद कर सकते हो, या आप अपनी हेल्प बुक से याद कर सकते हो, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ से आप याद कर सकते हो। प्लस में एनसीईआरटी बुक्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम की भी पीडीएफ आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है बच्चों। अब कल जो हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे जो लास्ट था, जिसका नाम था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से पहले हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में अभी ये टेबल बनाएगा, तो पीरियोडिक टेबल का मीनिंग तो समझ में आए कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल का मीनिंग क्या होता है, और फिर उसमें कॉलम्स और रोज क्या होते हैं, जिनको आगे चल के बच्चों हम पीरियड्स और ग्रुप्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये कल का काम रहेगा। पर आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे कह रहा हूँ दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं। एक तो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसको अष्टक का सिद्धांत बोलते हैं, और डे बर्नौली त्रिक का सिद्धांत, त्रिक का सिद्धांत जिसे बोलते हैं। ये दो क्वेश्चन तुम्हारे पक्का है, जो तुम्हारे बोर्ड्स में आने के पूरे पूरे चांस बने रहेंगे इसके। ठीक है, तो बच्चों इनको याद कर लेना है। ओके।